औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम चक 5 फैज़ के जो हमारा इधर पाक जनून फार्म इंस्टीट्यूट है उसके धान की फसल के ऊपर पहुँचे हुए हैं और हमारे साथ हैं जनाब एग्रीकल्चर ऑफिसर मोहम्मद नदीम साहब। तो दोस्तों धान के बारे में आज हम इनसे मालूमात लेंगे। धान की पनीरी के लगाने के बाद जड़ी बूटियों को तदारक कैसे किया जाता है, उसको खादें किस तरह इस्तेमाल की जाती हैं और उसके साथ साथ इसके ऊपर जो हमलावर कीड़े होते हैं उनकी रोकथाम कैसे की जाती है। तो मैं अब नदीम साहब से सवाल पहला करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, आप हमें ये बताएं, जब हम धान की पनीरी यहाँ पर लगाते हैं, अपनी फील्ड में लगाते हैं, तो उस दौरान पनीरी के बाद जड़ी बूटियों का तदारक का क्या तरीकाकार है? देखिए जड़ी बूटियाँ हम जो है वो इस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं कि दो तरीक़ेकार है इसका। या तो हम जड़ी बूटियों को उगने से पहले जैसे ही हमने पनीरी जो है वो शिफ्ट की है जी, तो उसके बाद हम ब्यूटाक्लोर इस्तेमाल किया हमने 800 ml से लेके 1000 ml 1 एकड़ में। सही है। तो दूसरा इसका तरीक़ेकार है कि जड़ी बूटियाँ उगने के बाद अगर आप स्प्रे करते हैं तो वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये बेहतर तरीका है कि आप जो है वो शुरू में इसको संभाल लें कि जड़ी बूटियाँ जैसे आपने पनीरी शिफ्ट किया है तो 2 से 3 दिन के अंदर आप ब्यूटाक्लोर 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से सही इसका जो है वो आप छिड़काव कर देते हैं। तो उसकी एक लेयर बन जाती है, तो वो फिर जो है वो जड़ी बूटियाँ को नहीं देती। पानी भी 2-3 दिन आप इसको खड़ा रखेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है। सही। उसके बाद अगर कोई थोड़ा बहुत खुश्की आ भी जाए तो जड़ी बूटियाँ जो है वो नहीं उगती। सही है। अच्छा दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि ये नदीम साहब कह रहे हैं कि जब आप उसमें इसका जड़ी बूटियों के दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो कम से कम उसमें 2-3 दिन पानी खड़ा रहना चाहिए, पानी सूखना नहीं चाहिए, उसका बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा, उससे जड़ी बूटियाँ बिल्कुल नहीं उगेंगी। तो नदीम साहब आप हमें ये भी बताएं कि खाद का इस्तेमाल जो है पनीरी की मुंतकिली के बाद जो हम खादें इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन खाद होगी, यूरिया या वो आप किस तरह यहाँ पर करवा रहे हैं? जी खाद नीचे तो हमने DAP 1 एकड़ के हिसाब से दी है, नीचे 1 बैग DAP का 1 एकड़ के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद हमने 10 दिन के अंदर 12 दिन के अंदर हमने नाइट्रोफास 1 बैग जो है वो पर एकड़ के हिसाब से दिया है। वो सर फ्लड किया या छटा लगाया? हाँ जी, हमने उसका छटा लगाया था, फ्लड नहीं किया था। सही। तो खड़े पानी में हमने छटा किया था नाइट्रोफास का। सही। उसके बाद इसको 2 से 3 बैग यूरिया के हम देंगे। सही। 2 बैग इसको आ चुके हैं। ये जो सामने आपको पीछे फसल जो है वो नज़र आ रही है, जी जी, इसको 1 बैग DAP 1 नाइट्रो और 2 बैग यूरिया के। उसके अलावा हमने जिंक का 1 बैग जिंक का भी दे चुके हैं हम। सही। और जो दानेदार जहर है मानो में हाईपी वो भी हम इसको अप्लाई कर चुके हैं। सही। तो इस कंडीशन में जो फसल आपको नज़र आ रही है इसमें ये चीज़ें अब तक जो है वो अप्लाई हो चुकी हैं। सही जी। अच्छा, इसके अलावा सर इसके ऊपर कीड़े हमलावर होते हैं, जिस तरह BLB बैक्टीरियल लीव ब्लाइट बीमारी आजकल आई हुई है भाई, पौधे के पत्ते जो हैं नुकरें उसकी सूखना शुरू हो जाती हैं, फिर उसकी साइडें सूखना शुरू हो जाती हैं, तो वो पैचेस में आती हैं। तो उसके लिए आपने क्या हिकमत अमली बना रखी है, या पत्ता लपेट हो गई या तने की सुंडी हो गई, उसके लिए आपने क्या हिकमत अमली बना रखी है? स्प्रे का इस्तेमाल किस तरह करवाएंगे? जी पत्ता लपेट के लिए तो हम करवा रहे हैं लेमडा जो है वो 200 ml पर एकड़ के हिसाब से। सही। अगर उससे कंट्रोल ना हो तो आप थोड़ा बहुत उसमें मैक्टन भी शामिल कर सकते हैं। सही। 60 ml लेमडा कर लें, 50 ml जो मैक्टन शामिल कर लें एक 20 लीटर वाली टैंकी में। सही। तो ये सफिशिएंट डोज है, ये इससे जो है वो पत्ता लपेट जो है कंट्रोल हो जाती है। सही। उसके अलावा धान का जो भभका है, धान का ब्लास्ट है, ये पत्तों की बीमारी है, उसके लिए जो है हम मुंजा निकलने से पहले एक स्प्रे करते हैं, एक फंजीसाइड का एक स्प्रे हम मुंजा निकलने के बाद जिस वक्त जो है वो दाना बनना शुरू हो जाता है तो हम उसका जो है वो स्प्रे करवाते हैं। उससे जो है धान की बीमारियों से जो है वो हमें कंट्रोल मिल जाता है। सही। तो ये सर जो तने की सुंडी होती है वो तो मेरे ख्याल जब ये गोप पे आती है तो उस टाइम हमलावर होता है या उस टाइम नमूदार होती है, उस टाइम पता लगता है भाई तने की सुंडी लग चुकी है? जी जी, ये मुंजा निकलने से पहले जब इसका झाड़ मुकम्मल हो चुका होता है, पौधे जो ज़मीन है साइल जो है वो कवर हो चुकी होती है, तो उस वक्त इसका हमला जो है वो शुरू हो जाता है। उसका हमला उससे पहले भी हो सकता है, ये तो डिपेंड करता है कि उसके परवाने अगर हैं आपके माहौल में मौजूद हैं तो उसका हमला पहले भी स्टार्ट हो सकता है। उन्होंने अंडे दिए हैं, बोरे उससे सुंडियाँ निकलेंगी उन्होंने तने टाइम, तो जैसे हमला स्टार्ट हुआ आप जो है वो यहाँ पे हमने इस्तेमाल करवानी है मानो में हाईपी के नाम से आई प्लांट केयर की।
सही। तो उसका हमने 1 बैग पर एकड़ के हिसाब से हमने इसके 2 से 3 डोज हम अप्लाई करवाएंगे। सही। अगर आपने 2 डोज करनी है तो फिर बेहतर है कि 1 डोज आप लेमडा 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से आप फ्लड कर दें। सही है। और 2 डोज आप मानो हाईपी की अपना जो भी दानेदार जहर आपके पास सफ़ायर है, जितनी भी मार्केट में अवेलेबल है, सही। तो आप 2 डोज उसकी और 1 लेमडा की आप फ्लड करवा दें तो ये बोरर कंट्रोल हो जाएगा। 2 से भी कंट्रोल हो जाता है, ये तो डिपेंड करता है कि आपकी फसल पे अटैक किस नौइयत का है। अगर अटैक ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से 3 डोज करेंगे, अगर कम है तो आप 2 डोज से जो है वो फसल जो है वो मुकम्मल हो जाती है। इसके सर वो जो पत्ता लपेट सुंडी या इसको BLB हमने कहा है बीमारी जो है, इसके लिए कहते हैं कि कोई फंजीसाइड दवाई अपना भी इस्तेमाल करें जिसमें कापर की मकदार भी ज़्यादा हो। तो ऐसी कौन सी फंजीसाइड जिसमें भी कापर ज़्यादा पाया जाता हो, कोई आपके नज़र में हो भाई फलां जो फंजीसाइड है इसमें कापर की मकदार ज़्यादा है? देखें, कापर बेस्ड फंजीसाइड हमारे मार्केट में जो अवेलेबल है, कापर हाइड्रोक्साइड भी है, कापर ऑक्सीक्लोराइड भी है, लेकिन यहाँ पे हमने नहीं करवाया, ना कापर हाइड्रोक्साइड करवाया, ना कापर अभी बीमारी भी नहीं आई हमारी। बेसिकली ये मेरे इल्म में तो नहीं है कि ये इस तरीके से हम ये अप्लाई करवाते हैं, क्योंकि कापर बेस्ड फंजीसाइड ज़्यादा तो इस्तेमाल की जाती हैं बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए। बैक्टीरियल डिजीज़, ठीक है। ये आप ये समझते हैं कि बाज़ का फार्मर को समझ नहीं आ रही होती कि ये बीमारी ये फंगल अटैक है या बैक्टीरियल अटैक है। सही। तो वहाँ पे आप कापर बेस्ड फंजीसाइड इस्तेमाल करवाएं तो उस बीमारी से इजीली जो है कंट्रोल मिल जाता है। कंट्रोल मिल जाता है। तो पत्ता लपेट के लिए कापर बेस्ड फंजीसाइड हमने इस फार्म पे अभी तक इस्तेमाल नहीं करवाई। सही। अच्छा सर, ये भी कहा जाता है कि आप फंजीसाइड में ना जो ये पैराथायरॉयड ग्रुप जिस तरह लैम्डा हो गया या साइपरमेथ्रिन, इस तरह की जो जहरें हैं वो, बल्कि फंजीसाइड के साथ तो कोई भी कीड़े मार जहर मिलाकर स्प्रे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो है फंजीसाइड की जो ताकत होती है, जो उसकी पावर होती है वो कम हो जाती है। क्या ये बिल्कुल ठीक है, इसी तरह ही है? जी, मैं इस बात से किसी हद तक इत्फाक नहीं करता, क्योंकि मैंने तो फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों मिला के स्प्रे करवाई हुई है। सही। हाँ, अलबत्ता जो आपके न्यूट्रिएंट्स बेस्ड जितनी भी स्प्रेज हैं ना, वो हम अलग तजवीज़ करते हैं कि NPK का स्प्रे है, बायोस्टिमुलेंट है, आपका इंजाइम्स का स्प्रे है, तो वो आप जो है वो अलग करें। बाकी जो फंजीसाइड हैं उनको इंसेक्टिसाइड के साथ मिला के जो है वो फ्लड भी करवाया है मैंने, स्प्रे भी करवाया है, मुझे कोई ख़ास ऐसा इफेक्ट नज़र नहीं आया। सही। कि उससे जो है वो कोई क्रॉप के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा हो। तो दोस्तों, एक मैं भी आपको एक तजवीज़ देता हूँ, अगर आपकी धान की फसल के ऊपर तने की सुंडी लग चुकी है तो एक बायर कंपनी की दवाई है जिसका नाम रीजेंट है, वो फिप्रोनिल उसका असल जहर है, तो आप उसका स्प्रे करवाएं और तने की सुंडी इंशाल्लाह उसका नामो निशान ही नहीं आएगा। और एक स्प्रे करवा दें और 1 डोज उसकी फ्लड करवा दें। 1 पैक फी एकड़ इस्तेमाल करें, चाहे स्प्रे है या चाहे फ्लड करना है आपने। 30 ग्राम का तकरीबन वो साशे होता है। बहुत ही आला किस्म की दवाई है और तने की सुंडी के लिए बहुत ही नायाब चीज़ है। तो मैं अब आपसे इसी उम्मीद पर इजाज़त चाहता हूँ कि आप ये हमारा जो वीडियो देख रहे हैं, माशाल्लाह इसमें आपको बहुत सारी नदीम साहब ने मालूमात दी हैं, तो आप इससे इस्तेफ़ादा करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तो हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स करने हैं और लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।